अतुल सुभाष की पत्नी को क्या सजा हो सकती है? 10 वर्षों का सजा का प्रावधान है, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन अवेलेबल है। अच्छा। इसका मतलब ये हो गया कि पुलिस जब चाहे उसको गिरफ्तार कर लेगी कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के नाते। अच्छा, जिस तरीके से उनकी पत्नी कह रही है कि मरने के बाद जो है संपत्ति हमारा हो जाएगा, तुम्हारे माता पिता के बाद पूरा संपत्ति पर अधिकार मेरा होगा, तो क्या संपत्ति पर अधिकार उनका होगा? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटा का बनेगा, जो पुत्र है तो पुत्र के नाम के आधार पर वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी में क्लेम वो कर सकते हैं। तो उस आधार पर जो है जज साहिबा को क्या सजा हो सकती है? वो पार्टी से मिलकर वो यदि वो इस तरह का किया तो वो जांच का विषय है, तो फिर वो वहाँ पर फिर वो फंस सकते हैं। मरने वाला व्यक्ति यदि कोई बात लिख कर गया हो मौत के बारे में, जिसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं, तो उसके बात को सत्य मान लिया जाएगा, ऐसा प्रिजम्पशन है। देखिए, बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने जिस तरीके से अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया है, हो सकते हैं ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपके आसपास रहते होंगे या आपके परिवार के लोग होंगे जो फर्जी मुकदमे में फंस गए होंगे और अपनी जीवन लीला समाप्त करने के बारे में सोच रहे होंगे। अभी हम आए हैं पटना हाई कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता है शिवनंदन भारती जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जिस तरीके से अतुल सुभाष ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया और सबसे पहला एलिगेशन जो लगाया है उन्होंने अपने केस के जो जज थे उन पर लगाया है। सवाल ये जो घटनाएं अभी है, जो आपने ये जो सामने देख रहे हैं, ये जो 24 नोट है जी, ये एक आदमी के ये नोट आप कहें या उनके जीवन के जो जिस दौर से वो गुजरा, ये एक आदमी की कथा नहीं है। ये समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झूठे मुकदमे का दंश झेल कर इतने परेशानी महसूस करते हैं, हर जगह उसका एक्सप्लॉइटेशन होता है। ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है, चीज़ों को अब समझिए। आपका प्रश्न मैंने देख लिया, मैं सारे एक एक चीज़ का मैं बता दूंगा। तो ये जो आप देख रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में जो एक्सप्लॉइटेशन होता है तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। लेंदी प्रोसेस है, हरासिंग है, तो वो चीज़ों को लोग पहले झेल जाते थे। लेकिन जहाँ पर करप्शन का चार्ज, उसको लगता है कि पैसे की वजह से मुझे न्याय नहीं मिला, तो कष्ट होता है। उनको लगता है कि भाई पैसा ही नहीं है, चूंकि जज साहब के बारे में जिस तरीके का एलिगेशन उन्होंने लगाया है, जज साहब जो है 5 लाख रुपए का डिमांड किए, तो उस चीज़ की मैं पुष्टि नहीं करता। परंतु एक हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 32 है जी, उसमें कहता है कि मरने वाला व्यक्ति यदि कोई बात लिख कर गया हो मौत के बारे में, जिसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं, तो उसके बात को सत्य मान लिया जाएगा, ऐसा प्रिजम्पशन है। अच्छा। माना जाएगा कि वो मरने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोला है। तो उनके डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर यदि आप बात करना चाहेंगे तो यहाँ पर ये लगता है कि जिस तरीके से उसने एलिगेशन लगाया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने दर्द को बयां किया है, तो ये अपने आप में एक बहुत सवालिया निशान खड़ा करता है। एक बात। दूसरी बात, ये सबसे ज़्यादा करारा प्रहार उसको न्यायपालिका पर उन्होंने उठाया है। उनका कहना है कि जिंदा में कोई आदमी न्यायपालिका और जज के खिलाफ बोलने की साहस नहीं करते हैं, क्योंकि ये बात सत्य है कि यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला होता है कि आप करेंगे तो कोर्ट अपने आदेश के विरुद्ध अवहेलना, चूँकि कहीं यदि आपके साथ अन्याय होगा तो जज साहब के ऑर्डर से आपको न्याय मिलता है। जब वही यदि बायस हो जाएंगे, वहीं से आप यदि निराश होने लगेंगे कि मुझे कहीं नहीं न्याय मिलेगा, तो निराशा के भाव में लोग इस तरह का कदम उठा लेते हैं। लेकिन ये जो आप बहुत लोगों ने कहा कि ये सुस्त, तो मेरा सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्शन है कि इसे मैं नहीं मानता। ये दो, एक होता है मर्डर, सुसाइड और शहादत, जैसे कि हत्या, आत्महत्या और शहादत। शहादत में क्या होता है कि यदि आप समाज के कल्याण के लिए यदि कोई अपनी जान की आहुति देता है तो वो शहादत कहलाता है, शहीद कहलाता है। वो साधारण मौत नहीं है। उसने बुज़दिल समाज जो यहाँ पर है, जो वो जिंदा लोग नहीं झकझोर सके, न्यायपालिका का जो मूल प्रश्न है, जो कि क्या अभी मान लेते थे कि ये महिला है वही प्रताड़ित होती है, पुरुष प्रताड़ित नहीं होते हैं, उस सोच को बदलने पर इन्होंने मजबूर कर दिया, वो जगा कर गया। उसका ये 24 पन्ने का जो व्यू है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करके जा रहा है। तो लोगों को इंसानियत होना चाहिए। देखिए, मैं एक वकील हो सकता हूँ, कोई पुलिस हो सकता है, कोई जज हो सकता है, लेकिन ये वर्दी को हटा दीजिए तो उसके नीचे एक इंसान है। और इंसान कोई दयालु होगा, कोई क्रूर होगा, कोई ईमानदार होगा, कोई बेईमान होगा। तो खास करके न्यायपालिका में जब आप लोगों को चुनते हैं
तो ऐसे लोगों पर मॉनिटरिंग होना, कोई हो सकता है कि पल में पहले शुरुआती दौर में ईमानदार हो, लेकिन एक अवस्था में आकर हो सकता है कि वो आदमी बेईमान हो जाए, तो टाइम टू टाइम उसका मॉनिटरिंग भी होना चाहिए। और ये कोई पहली घटना नहीं है। और ये भी बात कह देना कि सभी जुडिशरी में भी करप्शन आ गया है, कई मामले इसके उजागर भी हुए हैं, और टाइम टू टाइम पर हाई कोर्ट जो है उस पर संज्ञान भी लेते रहे। हायर जुडिशरी की बातें तो अभी नहीं की जा सकती है, लेकिन ये दबे जुबान ये है कि न्यायपालिका पर भी प्रश्न अब उठने लगे हैं। लेकिन इस पर अब देखिए कि क्या होता है, नंबर 1। नंबर 2 कि उस व्यक्ति का जो उम्मीद था वो न्यायपालिका पर अभी भी टिका हुआ। लगा कि ज़िंदगी में मुझे जिंदा जी तो मुझे न्याय नहीं मिला, क्या पता मुझे मरने के बाद मिल जाए। इसीलिए उन्होंने उम्मीद जताई है कि यदि मुझे इतना सारे सबूत मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मेरा बयान काफ़ी है। इस उम्मीद से साथ उन्होंने ये अपना किया कि मुझे न्याय मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे जिंदा में तो नहीं न्याय मिला, लेकिन इतने सारे साक्ष्य के बाद यदि न्याय नहीं मिले तो मेरे अस्थि को फेंकना मत, और गटर में जो न्यायपालिका का जो कोर्ट है वहीं के सामने गटर में बहा देना। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दर्द को बयां। अच्छा सर, वो जो मरने के पहले जो लिख के गए हैं सुसाइड नोट और जो वीडियो जारी करके गए हैं, उसको कोर्ट मानेगा एविडेंस के तौर पर? निश्चित तौर पर। आपको बता दें जानकारी के लिए कि डाइंग डिक्लेरेशन का 32 जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो रेलिवेंट भी है और एडमिसेबल भी है। तो उस आधार पर जो है जज साहिबा को क्या सजा हो सकती है? देखिए, अब रही बात जज के बिंदु पर, यदि आप कानूनी पक्ष जानना चाह रहे, मैं किसी व्यक्ति पर टीका टिप्पणी नहीं कर, तो देखिए 179 है आईपीसी का, तो वो जनरल एक्सेप्शन है कि न्यायिक कार्य को करने में यदि कोई बातें हो जाती है तो वो ऑफेंस नहीं होता है। यदि उन्होंने कोई जो अपने कार्य का निष्पादन गुड फेथ में वो कर रहे हो तब कोई अपराध नहीं है। परंतु यदि वो करप्शन का कोई चार्ज है, वो पार्टी से मिलकर वो यदि वो इस तरह का किया तो वो जांच का विषय है, तो फिर वो वहाँ पर फिर वो फंस सकते हैं। परंतु केवल न्यायिक कार्य को के निष्पादन में यदि कोई जजमेंट कोई त्रुटिपूर्ण हो जाता है, कोई बातें हो जाती है, तो वो एग्जम्पशन है, उसमें कोई सजा नहीं होती है। ख्याल इस बात का रखना होता है कि अगर कोई आदमी करप्ट हो गया, भ्रष्टाचार का आरोप है, तब वो एक गंभीर सवाल जरूर खड़ा करता है। अच्छा, जिस तरीके से उनकी पत्नी कह रही है कि मरने के बाद जो है संपत्ति हमारा हो जाएगा, तुम्हारे माता पिता के बाद पूरा संपत्ति पर अधिकार मेरा होगा, तो क्या संपत्ति पर अधिकार उनका होगा? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होता है, पत्नी का अधिकार नहीं होता है, नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये होता है कि जैसे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है मेरी, तो उसके पिताजी के जीवन माने यदि कोई संपत्ति उनके माता और पिता ने खुद अपने जीवन काल में खरीदा हो, तो उसमें बेटा का ही नहीं अधिकार होगा, तो बहू का क्या बात है। हाँ, यदि वो मर जाते हैं संपत्ति को छोड़कर, कोई विल वगैरह कोई इच्छा पत्र वगैरह नहीं लिख कर जाते हैं, तो वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी में आपका बन सकता है, लेकिन एक शेयर उसके बेटा का बनेगा जो पुत्र है। तो पुत्र के नाम के आधार पर वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी में क्लेम वो कर सकते हैं, परंतु ऐसे परिस्थिति में उसके लिए वो संपत्ति पर अधिकार जताना लेना बहुत कठिन हो जाएगा। यानी कि मतलब मुश्किल है उनके लिए संपत्ति पर अपना हक जताना, जिस तरीके से कह रहे हैं कि संपत्ति मेरा हो जाएगा। और मेंटेनेंस के रिगार्डिंग जो वो कह रही थी, तो उनको मेंटेनेंस तो जब वो खुद पढ़ी लिखी महिला है, कमा रही है, तो उसको सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत उसको तो पैसा मिलना ही नहीं चाहिए था। तो जितनी बातें आ रही, तो मुझे उस केस के बारे में आपको ये भी देखना होगा, सीआरपीसी में कहता है कि वही महिला को मेंटेनेंस मिलेगा जो कमाने लायक, जिसके पास रीजनेबल सोर्स नहीं हो टू इनकम और मेंटेन हर सेल्फ। तो ऐसे परिस्थिति में वो खुद कैपेबल थी, वो खुद नौकरी कर रही है, जिस हिसाब से बातें बताइए, तो उनको कैसे फिर मेंटेनेंस मिल सकता है? हाँ, बच्चे के नाम पर मिल सकता है, परवरिश के नाम पर। तो 40,000 रुपये का जो अमाउंट बच्चे के लिए फिक्स किया गया, तो ये भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है। 40,000 कैसे 2 साल के बच्चे 3 साल के बच्चे के लिए फिक्स कर दिया गया कि 40,000 उनके परवरिश में लगेंगे? तो ये सब चीज़ें तो अब कोर्ट अपना रिव्यू कर रही है। हालांकि जानकारी मिल रही है कि इस पर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। ये मामला साधारण नहीं रहा, अब तो कोर्ट के नज़र में गया है, तो अब कोर्ट तो कुछ न कुछ इसमें ये अपनी बातें को रखेंगे। कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि अनेकों मुकदमा का दंश वो झेल चुका था, और वो अपनों के साथ जब लड़ाई होती है तो वो लड़ाई बहुत कठिन होता है जीतना। तो वो अपने आप के साथ लड़ रहा था वो व्यक्ति, और वो इस कदर अपनी बात को एक्सप्लेन करके, वो पढ़ा लिखा समझदार, और ये मत समझिए कि वो डिप्रेशन में पहले ही लिखा है, लिखे और 10 को है उसके बाद, और उसने कहा कि मैं ये डिप्रेशन में नहीं लिख रहा हूँ, असंतुष्टि, ये नाराजगी है मुझे न्यायपालिका से,
तब मैं ये मर रहा हूँ। तो ये बहुत ही गंभीर और गहरे प्रश्न छोड़ के गया है। वाइफ हस्बैंड में झगड़ा होता है, माँ बाप को यदि कोई झूठे मुकदमे में फंसाता घरेलू हिंसा। है, पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तो ऐसे लोग परेशान ना हो, तो देखिए इस पर कुछ न कुछ तो मुझे लग रहा है कि सकारात्मक अब पहल होनी चाहिए और कुछ न कुछ देखने को मिल सकता है। अतुल सुभाष की पत्नी को क्या सजा हो सकती है? 10 वर्षों का सजा का प्रावधान है, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन अवेलेबल है। अच्छा। इसका मतलब ये हो गया कि पुलिस जब चाहे उसको गिरफ्तार कर लेगी कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के नाते। तो हमारे साथ ही पटना हाई कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी थे, जो बता रहे थे इस चीज को बारीकी से कि अतुल सुभाष के जो सुसाइड किए हैं उस मामले में क्या क्या हो सकता है। बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं अतुल विश्वास के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में क्या रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।